हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अमित आप सबको स्वागत करता हूँ जेपी फाउंडेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आप सबका अगेन नए वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, मस्त रहें, अच्छे से रहें। और इस अचीवमेंट को जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है ना, आप सबके किसी का फाइनल एग्ज़ाम है, किसी का बोर्ड एग्ज़ाम है, तो उन सारी चीज़ों को देख करके बस मन में एक ही ख्याल आता है कि यार इन सारे एस्पिरेंट्स को अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल जाए। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो शाम को मतलब चलाई जा रही है। दैट्स कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए मॉर्निंग में नहीं हो पाया था। बट मैं सोचा नहीं यार, सेशन स्टार्ट है तो उसको कंटिन्यू करना, चाहे शाम हो चाहे सुबह हो, डजेंट मैटर। ठंडी के मौसम में जब एस्पिरेंट्स आपको डेडिकेट कर रहे हैं, डेडिकेशन के साथ आपको बोल रहे हैं कि नहीं क्लासेस काफ़ी अच्छी जा रही हैं, तो मुझे भी तो उस कॉन्फिडेंस को उसी वे में बना के रखना है, ताकि उनको लगे कि नहीं यार सब ने जो मेंटर हैं हमारे काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए जो क्लास नाइन्थ की सेशन है ना, वो क्लास नाइन्थ के लिए स्पेशल होने वाली, क्योंकि आप सबका फेब नहीं तो मार्च के फर्स्ट वीक या तो फेब क्लास फर्स्ट वीक में आपके पास एग्जाम्स की अनाउंसमेंट हो जाती है फाइनल के लिए, और आपको लगता है रिवीजन नहीं हो पा रहा है। तो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के हमने जो चीज़ों को स्टार्ट किया हुआ है कि ऑलमोस्ट बायोलॉजी के सेक्शन में किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला चैप्टर था सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मैंने उसमें एक क्लास को करा दिया था, और उसमें बहुत सी चीज़ों को कह सकते हैं कि आप देखने को मिला था, कुछ नया ही था। लेकिन अब जो सेशन होने वाली है ना, उसमें और कुछ नया होने वाला है। मतलब आप यूँ कह सकते कि एक बेसिक चीज़ है जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मन में डाउट था, यार जो सेल होता है ना, वो तो बेसिक स्ट्रक्चर ही होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, लेकिन ये एक्चुअली सेल है क्या, उसकी शेप एंड साइज क्या होती है। ठीक है, तो वो सारी पूरी एकदम डिटेल एक्सपेरिमेंटल प्रूफ आपको मिलने वाला है। मतलब अब जो सेशन होने वाला है, रिवीजन नोट्स विद फाउंडेशन क्लास की तरह आपको मिलेगा। इसमें कोई भी डाउट नहीं लगेगा कि आपको क्लासेस में कोई भी दिक्कत आने वाली हो। ठीक है, तो आप सबके लिए ये क्लास डेडिकेट की जा रही है। तो क्लास नाइन्थ कमेंट जरूर करिएगा कि सर क्लास कैसी लगी आप लोगों को, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और कमेंट लाइक जो भी करना आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं जय माता दी की नाम लेकर के। पहले तो आपको क्वेश्चन में आता है कि यार जो सेल की शेप एंड साइज होती है ना, तो वहां की चीजों को पहले आप समझ लीजिए, देख लीजिए यहाँ पर कि एक्चुअली क्या करना है, क्या कह रहा है आखिरकार। देखिए, अगर हम बात करें सेल के शेप एंड साइज की, तो आप सबको पता है कि जो सेल की शेप होती है ये वेरिएबल होती है। कैसी होती है? वेरिएबल होती है। अब ये वेरिएबल क्यों होती है? क्योंकि आपको पता है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, और हर एक डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी शेप भी होती है वो क्या होती है? अलग अलग होती है। डिफरेंट बॉडी शेप भी होती है। ठीक है, बॉडी शेप भी होती है, डिफरेंट होती है। अब आप एक चीज देखिएगा, किसी भी नॉर्मल सेल्स में अगर ये सेल्स है तो मन में क्वेश्चन आता है कि यार ये सेल्स बना किसका होगा। भाई शेप तो हो गया, डिफरेंट बॉडी शेप की वजह से हो गई यहां पर, लेकिन मन में ये भी क्वेश्चन आता है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स पूछते हैं सर ठीक है मान लिया मैंने कि सेल तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होती है, लेकिन व्हाट कंपोनेंट विच मेक एज अ सेल्स। तो भाई कौन कौन सी चीजें थी जो सेल को बनाती हैं? सेल तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाते ही बनाते हैं, तो बात सही है, ट्रूथ है। लेकिन ये किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, ये मसला अब खड़ा होता है बहुत सारे एस्पिरेंट्स के माइंड में। ठीक है, तो मैं आपको ये भी आज डाउट्स जो आपके मन में है वो मैं आज सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, कि जो एक्चुअली सेल जो होती है ना, एक्चुअली जो सेल होती है ये बना होता है आपके लिए बेसिकली ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक मटेरियल, inorganic material and so many things. ठीक है, एंड सो मेनी थिंग्स, बहुत सी चीजें होती है जिसको सेल
से बना होता है। अगर अपने ऑर्गेनिक की बात करना होगा तो आपको पता है कि आपने पढ़ा होगा यार, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, फैट, इसको लिपिड भी बोलते हैं हम लोग, लिपिड्स, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक में हमारे पास वाटर है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। ये आपकी क्या है, बेसिकली सेल्स को बनाने वाली कंपोजिशन होती है, कंपोनेंट होती है। अभी स्ट्रक्चर भी बेस करेंगे और फिर केमिकल बेस भी बात करेंगे। तो ये बात समझ में आ गई आपको? आइए मेन पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। देखिए, शेप एंड साइज की बात करते हैं। द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एंड देयर शेप and their size are closely linked specific function they perform। आप सबने, मैंने को अभी बोला कि यार जो डिफरेंट शेप के साइज होते हैं ना, तो उनकी जो डिफरेंट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी होती है, क्या होती है, वो डिफरेंट ही होती है, सिमिलैरिटीज नहीं होती उनके अंदर कि यार नहीं ऐसा सेल होगा तो ऐसा ही शेप हो भी होगा। नहीं 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 भाई, वो इररेगुलर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है, तो डिफरेंट डिफरेंट तो हो सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए, दिस वेरिएशन अलाउ टू सेल्स अडॉप्ट द डाइवर्स रोल्स इन द ऑर्गेनिज्म and from transport substance to the contracting muscles। अब आपको पता है कि अगर जो भी सेल्स होगी, जो भी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन होगी ना, उसकी जो शेप होगी वो उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करने के लायक भी तो होनी चाहिए। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं और आपकी जो बॉडी सेल्स होती है उस एनवायरमेंट या उस वर्क के अकॉर्डिंग अडॉप्ट नहीं कर रही है, तो क्या आप वर्क कर पाएंगे? ये क्वेश्चन आता है, नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी सेल्स उस चीज के अडॉप्ट नहीं कर रही है। इसीलिए जो यहां पर कंट्रैक्टिंग मसल्स लिख रहे हैं आपको ना, ये कंट्रैक्टिंग मसल्स तभी काम करेंगी जब आपके सेल्स आपके वर्क के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करते हैं। क्लियर होगी बात? एकदम, नो डाउट्स। आगे बढ़े। देखिए, क्वेश्चन है व्हाई डू सेल्स वैरी इन शेप एंड साइज। पहली माइंड में क्वेश्चन था, मैंने आपको बता भी रखा हुआ है, ठीक है। देखिए, शेप, सेल्स कैन बी फिक्स्ड और द चेंजेबल। ये जो सेल्स होते हैं ना, या तो फिक्स होंगे या वो चेंजेबल होंगे, ये आप मान के चलिए। फिक्स्ड शेप सूट स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, फॉर एग्जांपल मूवमेंट और द सिग्नल ट्रांसमिशंस, ये फिक्स्ड होती हैं। अगर आपको मूव करानी है, जस्ट लाइक मैं अभी ये हैंड्स को मूव करा रहा हूं, ये क्या फिक्स्ड है, ये चार तो रोटेट नहीं कर रही है, वहां पर ये फिक्स है, इतना ही करेगा, उसके ऊपर नहीं करने वाला है। आपको जो ट्रांसमिशन हो रही है इंपल्स की, वो भी क्या करे, वो फिक्स्ड होंगी, मतलब वो नर्व सेल होगा तो नर्व सेल ही होगा, कोई दूसरा काम नहीं करने वाला है। अब यहां पर देखिए, वाइल चेंजेबल शेप इन प्रोसेस लाइक द एंगल्फिंग द फूड साइज मेजर इन द माइक्रोमीटर। आपने देखा होगा कि जब कोई फूड पार्टिकल्स अपने एलिमेंट्री कैनाल में पास करता है तो वहां की जो शेप होती है मसल्स कुछ इस तरीके से होगा ना। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं कुछ इस तरीके से, तो इसमें जो फूड आएगा ना, एक तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक बार रिलैक्स करेगा, फिर वो आगे पास करेगा। तो आपको देखने को मिलेगा ना, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे करते पास करेगा। इसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। तो वहां पर चेंजेबल होती है। और इसके जो साइज होती है ना, इसको मेजर कर सकते हैं हम लोग, जैसे 1 माइक्रोन तो 10⁻⁶ मीटर। साइज लिमिट्स, जो साइज होती है वो लिमिटेड होती है, बहुत ज्यादा नहीं और बहुत छोटी भी नहीं। ये देखिए, अगर आप डिफ्यूजन रेट देखें, लार्जर सेल्स नीड्स मोर एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अगर कोई सेल्स बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा एक्सेस बड़ी है, तो उसकी नीड भी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। अब देखिए वहां पर प्रोकैरियोटिक सेल्स सिंपल लाइक द बैक्टीरियल सेल्स आर जनरली स्मॉलर देन द यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, आपको पता है कि जो भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनकी साइज पॉइंट्स में भी हो सकती हैं, और जो प्रोकैरियोटिक के अलावा यूकैरियोटिक आती है उनकी साइज काफी बड़ी भी हो सकती है। और इसीलिए जो स्मॉलर सेल्स होती हैं उनकी जो फंक्शन होती हैं वो काफी शॉर्ट होते हैं एज कंपेयर टू मल्टीपल या फिर कैसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में यूकैरियोटिक सेल्स के। क्लियर होगी बात? ये आपका नोट्स भी प्रॉपर आप तैयार कर सकते हैं। आराम से पेन पेपर लीजिए, लिखिए, एकदम एक चीज बोले सटीक नोट आपको मिलने वाला है रिवीजन के तौर पे। ठीक है, अब देखिए, ये आपको सेल के टाइप दिख रहे हैं आपको। देखिए,
इसके शेप दिख रहे हैं और इसके फंक्शन दिख रहे हैं। मैंने इसीलिए अलग अलग चीजों को रखा हुआ है यहां पर। देखिए पहली बात, जो अमीबा है वो क्या यूनिसेलुलर है, ठीक है, वो कैसा है यूनिसेलुलर है। उसका शेप देखिए इरेगुलर एंड चेंजेबल, क्या है वो इरेगुलर एंड चेंजेबल है। और चेंजेबल क्यों है? स्यूडोपोडिया फॉर द मूवमेंट। स्यूडोपोडिया का नाम सुना है ना आपने, फॉर द मोमेंट, ठीक है। अब देखिए ये सिंगल सेल्ड प्रोटिस्टा है, एंगल्फिंग फूड्स, और फूड को ये खाता नहीं है, एंगल्फ करता है, ठीक है, बाय द स्यूडोपोडिया। क्लियर है भाई? उसके अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर होती है इसके वजह से। रेड ब्लड सेल्स देखिए दूसरा। अब ये है आपका रेड ब्लड सेल्स। अगर हम बात करें रेड ब्लड सेल्स की ना, तो ये कैसा हमारे पास है, बाइकॉन्केव डिस्क शेप्ड। मूवमेंट याद रखिएगा, शेप याद रखिएगा, बाइकॉन्केव एंड डिस्क शेप। और देखिए ह्यूमंस इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। और इसमें जो इसका स्ट्रक्चर है, इसमें जो सेल्स होती है ना, वो क्या करती है, इंक्रीज तब करती हैं वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करने के लिए, सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए, जिससे कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट क्या हो, इजीएस्ट वे में हो जाए। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? होना नहीं चाहिए बट फिर मैं पूछ लेता हूं। दूसरा देखिए तीसरा, नर्व सेल्स। नेक्स्ट हमारा क्या है, नर्व सेल्स को न्यूरॉन्स बोलते हैं। द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्व सेल इज न्यूरॉन्स। मैं लिख देता हूं यहां पर, फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्व सेल इज कॉल्ड न्यूरॉन्स। कैसा होता है इसका शेप देखिए, लॉन्ग, elongated with branches, dendrites and axons। ठीक है, आपने नर्व सेल्स देखा ही है, उसके डायग्राम्स को अच्छा है, पता है, इसलिए मैंने यहाँ पर डायग्राम लिखा है। यहाँ पर बहुत ज्यादा मतलब डायग्राम रखा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि इस चीजों को आपको अच्छे से मालूम है। बस मुझे आपको अच्छे से और चीजों को बता देना कि आपके दिमाग में हो जाए नहीं ऐसा चीजें होता है। ठीक है, अब देखिए एनिमल्स में किस में कहता है, ट्रांसमिट्स नर्व इंपल्स अप टू 1 मीटर लॉन्ग्स। ये क्या करता है, ये मैसेज को ट्रांसफर करता है, और इसकी जो लेंथ होती है ना, वो नियर अबाउट 1 मीटर के आसपास तक होती है। क्लियर है? कोई दिक्कत? होना नहीं चाहिए बट फिर भी देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए फोर्थ वन इज मसल्स। मसल सेल्स, इसकी शेप कैसी होती है भैया, ये देखिए इलोंगेटेड है, स्पिंडल शेप्ड, ठीक है, स्पिंडल शेप्ड और सिलेंड्रिकल। ठीक है, स्पिंडल शेप और सिलेंड्रिकल्स। देखिए एनाबल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड द मूवमेंट। आप कोई एक्सरसाइज करिए, फिजिकल एक्सरसाइज, या कोई भी सामान लेकर आइए, तो आपको लगेगा यार मेरा जो हैंड है वो काफी कॉन्ट्रैक्ट कर गया है, काफी टाइट, आपको टाइटनेस फील हो रही है वहां पर। तो क्यों हो रही है, क्योंकि मसल आपका कॉन्ट्रैक्ट कर गया है। क्लियर है? आपने देख लिया शेल के कितने शेप होते हैं, उसके मूवमेंट, उसके फंक्शंस देखिए। कोई दिक्कत? आप आराम से नोट्स भी प्रिपेयर करिएगा, ठीक है, एकदम अच्छे से प्रिपेयर्ड नोट आप कर सकते हैं, आराम से पेन पेपर लेके इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ठीक है, अब देखिए ये आपका एक नेक्स्ट फोर्थ हुआ तक, फिफ्थ ऑनियन पिल सेल्स रेक्टेंगुलर। आपको क्लास 9th में जब आपके टीचर ने लैब में ले जाकर के इसका एग्जांपल करवाया होगा, प्रैक्टिकल करवाया होगा ना, तो आपको मिला होगा रेक्टेंगुलर द ब्रिक शेप। ठीक है, रेक्टेंगुलर द ब्रिक शेप, आपने ऐसे कुछ किया होगा, ऐसा सबको मिला होगा यहां पर कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहां पर न्यूक्लियस देखने को मिला होगा ऐसे। ठीक है, तो ये ऑनियन पिल सेल्स का अपने लैब में भी किया हुआ है, अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करके देखा होगा। इसका जो शेप होता है कैसा, रेक्टेंगुलर होता है या फिर ब्रिक शेप होता है। प्लांट्स प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट्स वाया सेल वॉल। ये क्या करता है, प्लांट्स को एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, किसकी वजह से, सेल वॉल के थ्रू। क्लियर? 6
बैक्टीरिया या द प्रोकैरियोटिक कहते हैं, फिर प्रोटिस्टा भी कह सकते हैं यहां पर इसको। इसका जो शेप होता है देखिए स्फेरिकल शेप होता है, इसको कोकाई बोलते हैं, रॉड शेप होता है, या बैसिली में बोलिए या फिर स्पाइरल शेप में बोलिए। ये कैसे होते हैं? सिंगल सेल्ड होते हैं, रिप्रोडक्शन एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन करते हैं। आई होप आपको सेल के स्ट्रक्चर, मूवमेंट, एडाप्टेशन सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब देखिए एक मैंने नोट रखा हुआ है, अमीबाज शेप चेंजेबल डायनामिकली फॉर लोकोमोशन एंड फीडिंग while plant cells often have rigid polygonal shape due to their cell walls। ठीक है, तो आपने अमीबा में देखा होगा कि वो चेंजेबल तो है, क्यों है? फॉर द मूवमेंट, और क्यों है? फॉर द फीडिंग। बट प्लांट सेल में ऐसा देखने को मिलता है क्या? ना ना ना, ऐसा नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उसकी जो सेल्स होती है ना रिजिड होती हैं, टाइट होती हैं। क्यों होती है? सेल वॉल की वजह से। क्लियर? अंडरस्टूड? बढ़े आगे? ओके, लेट्स मूव ऑन। देखिए अगर हम बात करें, शेप की बात होगी, अब साइज की बात करते हैं। द सेल साइजेस रेंजेस फ्रॉम द टिनी प्रोकैरियोट्स टू मैसिव एग्स, मतलब एक छोटे से सेल से लेकर के बड़े एग की बात कर रहा है अभी। ह्यूमन सेल्स आर द टिपिकली 10 to 30 माइक्रोमीटर, बट एक्सट्रीम्स एग्जिस्ट। वो देखिए, अगर ह्यूमन सेल्स जो होती है ना, वो नियर अबाउट 10 से लेकर के 30 माइक्रोन मीटर तक के आसपास होती है, और वो काफी इजी वे में एग्जिस्ट भी करती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो नहीं आपको एग्जिस्ट नहीं करती, वो एग्जिस्ट भी करती है, मतलब प्रेजेंस भी होती है। नेक्स्ट देखिएगा, ये देखिए आपको यहां पे जो शेप एंड साइज देखने को मिलेगा ना, एकदम एग्जैक्ट मिलने वाला चीज है। प्रोकैरियोटिक सेल्स की जो शेप होती है, साइज रेंज होती है, वो 0.1 से लेकर के 10 माइक्रोन मीटर के आसपास मिलती है। वही हम बात करें एग्जांपल्स की, तो ये चीज आप थोड़ा सा अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन करिए, क्योंकि आपके एग्जाम में आता है, फाइनल एग्जाम में कंफर्म आता है, कोई ना कोई मिल जाएगा आपको। सबसे स्मॉलेस्ट जो सेल्स होती है कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा होती है। उसकी जो साइज होती है कितनी होती है? एग्जैक्टली 0.2 से लेकर 0.3 माइक्रोन मीटर तक होती है। अब हम बात करें जो बैक्टीरिया होती है, 1 से लेकर के 5 माइक्रोन मीटर के आसपास देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं। अब यूकैरियोटिक की बात करते हैं, इनके जो साइज रेंज होती है ना, वो 5 से लेकर के 100 माइक्रोन मीटर के आसपास की होती है। एनिमल सेल्स कितनी होती है? वो लगभग 10 से लेकर के 30 माइक्रोन मीटर के आसपास, और जिसमें से एग्जांपल में चिक सेल्स भी रखा गया है। ठीक है, प्लांट सेल्स में देख लीजिएगा 10 से लेकर 100 माइक्रोन, फॉर एग्जांपल ऑनियन सेल्स, इनकी जो साइज कितनी होती है? 10 से लेकर के 100 माइक्रोन मीटर के आसपास देखने को मिलेगी। एक्सट्रीम बात करें हम लोग, जो कुछ अलग तरीके की भी होती है, वेरीज वाइडली होती है, बहुत कुछ डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा लार्जेस्ट बाय ओव्यूल्स, सॉरी वॉल्यूम के फॉर्म में देखते हैं, ऑस्ट्रिच एग 170 mm to 130 mm के बीच में देखने को मिलती है, और इसको आप लोग नेकेड आई से देख भी सकते हैं। ऑस्ट्रिच एग कैसा है? लार्जेस्ट एग होता है बाय द वॉल्यूम के बेस में। और हम बात करें लॉन्गेस्ट की, तो हमारे पास नर्व सेल होती है, ह्यूमन सेल्स की, जो अप टू 1 मीटर फ्रॉम द स्पाइन टू टो तक। ठीक है, मतलब आप स्पाइनल कॉर्ड से लेकर पूरे आपके जो पैर का जो सबसे लास्ट वाला पोर्शन होगा वहां तक, टो रीजन तक आपको देखने को मिलेगा। समझ में आया? बातें समझ में आ गई आपको अच्छे से? देखिए मेन है, आपके पास बहुत चीजों का नॉलेज तो है, लेकिन उसको सही तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है और हम लोगों ने क्या उसको आंसर किया हुआ है। तो आई होप आप सबको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ओके, बढ़ा जाए भाई, बीच बीच में आप उस चीज को शेयर भी करते रह सकते हैं, क्योंकि चीजों को देख सकते हैं किस तरीके से काम किया जा रहा है, तो आप बेसिकली कर सकते हैं वहां पे, जो भी लाइक कमेंट्स करना चाहते कर सकते हैं। अब देखिए कंपैरिजन किया गया है, मतलब अगर अब आपसे कोई पूछे डिफरेंसेस बताओ मुझे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट में, तो आप इस कंपैरिजन को यहां पे कर सकते हैं। पहली बात करते हैं साइज की। जो प्रोकैरियोटिक की साइज होती है स्मॉलर होती है, स्मॉल इन साइज की होती है 1 से लेकर 10 माइक्रोन मीटर तक, और यूकैरियोटिक होती है 5 से लेकर 100 माइक्रोन मीटर तक। क्लियर है? दूसरी चीज, शेप मोस्टली फिक्स्ड होती है, फॉर एग्जांपल रॉड शेप एंड स्फीयर शेप्ड, और जो यूकैरियोटिक होती है हाईली वेरिएबल एंड फिक्स्ड और द चेंजिंग होती है, मतलब चेंजेबल होती है। रीजंस देख लीजिएगा, सिंपल स्ट्रक्चर होती है, नो न्यूक्लियस और द ऑर्गेनल्स,
यहाँ पर न्यूक्लियस भी नहीं होता और सेल बाउंडेड ऑर्गेनल्स भी नहीं होते हैं, और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सपोर्टिव एंड मल्टीपल फंक्शन के सेल्स होते हैं यहाँ पर। शॉर्ट में है ना कंपैरिजन, इतना लिख देंगे ना, कोई ऐसे एग्जामर नहीं है जो आपको कॉपी में नंबर ना दे, कंफर्म नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इतनी चीजों को आप एटलीस्ट मन में तो मैं अच्छे से कर लेना चाहिए आपको कि नहीं यार इतनी चीजों को मैं तो अच्छे से लर्न कर सकता हूं, समझ सकता हूं। अब इससे ज्यादा कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं देगा वो। मैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व करा दूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन को देखते नहीं, यार मुझे ऐसे करना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो वहां से भी मैं क्वेश्चन करा दूंगा आपको, उसके लिए आप घबराइएगा नहीं। कंपोजिशन ऑफ सेल्स, अब जो सेल्स के कंपोजिशन है, कंपोनेंट है ना, उसको भी देख सकते हैं आप लोग। देखिए, द कंपोजिशन ऑफ सेल रिफर्स टू इट्स केमिकल एंड स्ट्रक्चरल मेकअप। आप लोग शादियों में जाते थोड़ा बंठन के जाते हैं, गर्ल्स होती तो वो भी बहुत फुल मेकअप में जाती है, लड़के होते तो अपने सूट बूट पे बहुत ध्यान देते हैं। तो भाई क्यों ध्यान देते हैं? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, मेकअप करके जाते हैं। क्यों? फॉर द बेटर पर्सनैलिटी यार, और क्या, स्मार्ट तो वही सब। अब देखो, a cell is primarily composed of protoplasm, which is the living jelly-like substance that forms the physical basis of life। आपने देखा होगा कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है ना, एक्चुअली उसको बोलते ही हैं फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक है, वो फिजिकल फॉर्म ही होता है, उस इसको आप कहते हैं कि नहीं हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट थिंग्स है ये, और इसमें कोई नेग्लेक्ट करने की चीज नहीं होती हमारे लिए। क्लियर है? अब देखिए, protoplasm includes water, organic compounds like carbohydrate, proteins, lipids, nucleic acids and inorganic compounds like minerals। तो आप देख सकते हैं कि जो चीजें हमारे लिए एज फिजिकल बेसिस, फिजिकल फॉर्म ऑफ बेसिस ऑफ लाइफ बोला जा रहा है, तो वहां पर उन सब चीजों में क्या क्या चीजें इंक्लूड हो सकती हैं, किसका वो बना हो सकता है, वो सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी। This composition varies slightly between the prokaryotic and eukaryotic but follow the general patterns। देखिए, पाया तो जाता है, कंपोजिशन डिफरेंट भी होता है, लेकिन वो हमारे लिए क्या होती है, एक जनरल पैटर्न होता है। किसके लिए? चाहे वो प्रोकार्योटिक हो या फिर यूकार्योटिक हो, पाया जरूर जाएगा। इसीलिए हमें क्या बोलते हैं कि जो भी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वो एज अ फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ पे ही होती है, प्रोटोप्लाज्म पे ही होता है। क्लियर है? अब देखिए, सेल्स आर अबाउट 70 to 90% वाटर बाय द वेट विच एक्ट एज मीडियम फॉर द केमिकल रिएक्शंस। इसीलिए जो सेल्स होती है ना, उसमें 70 से लेकर के 90% वाटर ही होता है। ये क्यों होती है? क्योंकि उसे पता है कि यहां पर इसको रिएक्शन करने होते हैं। जब रिएक्शन करने होते हैं तो दैट मीन्स कि यहां पर इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट भी होता है। अंडरस्टैंड? कोई दिक्कत? बात समझ में आ गया ना कि सेल के अंदर मेन बेसिस क्या होती है? प्रोटोप्लाज्म होता है। क्लियर? जैसे हमारे अंदर आत्मा होती है ना, तो सेल के अंदर क्या होता है? एक प्रोटोप्लाज्म होता है, वही उसका होता है आत्मा। ठीक है, सोल। अब देखिए, प्रोटोप्लाज्म द कोर ऑफ द सेल कंपोजिशन, सबसे इंपॉर्टेंट बात देखते हैं। Protoplasm is the semi-fluid viscous substance inside the cell membrane. It includes the nucleus। ठीक है, ये मान के चलिए जो सेल है, सेल के अंदर क्या होती है? एक विस्कस सब्सटेंस होती है, और ये विस्कस सब्सटेंस क्या होती है? न्यूक्लियस को कंटेन किए रहती है। ये अब क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है। अब देखिए, इंक्लूड्स द न्यूक्लियस कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल दैट इज द डीएनए एंड प्रोटीन्स। तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर चीजें होंगी ना, वो क्या होगा आपका? जेनेटिक मटेरियल होगा। ठीक है, वो क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल होगा। दूसरी चीज साइटोप्लाज्म, द फ्लूइड पार्ट सराउंडिंग द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के किनारे या सराउंड की जो भी चीजें होंगी क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है, अब जब साइटोप्लाज्म होगा तो क्या कर रहा है उसको भैया? क्योंकि भाई सेल के अंदर तो साइटोप्लाज्म बोलेंगे, लिक्विड मटेरियल है। तो देखिए, कंटेनिंग द ऑर्गेनल्स एंड साइटोसॉल, उसमें क्या होता है? सेल को कंटेन किया रहता है, और उस सेल की वजह से क्या होता है? साइटोसॉल बोलते हैं, जो लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होती है। प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी क्या होती है। प्रोटोप्लाज्म इज डायनेमिक, इट्स कंपोजिशन इज चेंज्ड बेस्ड ऑन द सेल्स नीड्स ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ द मेटाबॉलिज्म। ये क्या होती है? चेंजेबल होती है, जैसे उसकी रिक्वायरमेंट होती है ना, वैसा उसको चेंज कर लेता है। ठीक है, वैसे क्या करता है? वो चेंज करता रहता है।
अब इसकी डिस्कवरी किसने किया, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। टर्म क्वाइंड बाय द जे पुरकंजे, डिटेल्ड बाय द हक्सले एंड अदर्स। ये देखिए, ये पॉइंट अच्छे से एकदम याद कर लीजिएगा कि जो प्रोटोप्लाज्म का जो टर्म दिया गया, जो नाम दिया, किसने दिया था, पुरकिंजे ने दिया था, लेकिन उसके बारे में जो डिटेल नॉलेज दिया था ना, वो हक्सले ने दिया हुआ था। ठीक है, और उसके जो भी को वर्कर्स थे, जो साथ में रहने वाले थे, काम करने वाले थे, उन्होंने मिलकर दिया हुआ था। समझ में आ गई बात? अब तो कोई इतना सेल्स में कोई डिफिनेशन मतलब डिफ्यूजन तो सॉरी क्या बोल रहा, कंफ्यूजन तो नहीं होगा कि यार ये किस इसका बना होगा, इसने कैसे बना होगा, या फिर सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती होंगी। ये सारी डाउट्स क्लियर हो गए वहां पे? ठीक है, चला जाए, चलिए। अब देखिए केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, वो तो था भाई हमारे लिए एज नॉर्मल फिजिकल कंपोजिशन। अब देखते हैं हम लोग। सेल्स आर मेड अप ऑफ द इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, सो breakdown of with approximate percentage based on the typical eukaryotic cells like a human cells। ठीक है, मेन इसका यही है कि जो इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली कैसे जो भी परसेंटेज होता है, जो भी कंपोजिशन होती है चीजों का, वो एक अप्रोक्सीमेट बना कर देता है। फिक्स नहीं होता कि नहीं इतना ही पाया जाएगा, नहीं, अलग अलग हैं तो सब में अलग अलग चीजें देखने को आपको मिलेंगी। ठीक है, देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूं, एक कंपोजिशन आएगा, ये देखिए, ये आपका कंपोनेंट टाइप है, एग्जांपल है, अप्रोक्सीमेट परसेंटेज देखिएगा। वाटर कितना है, 70 से लेकर के 90% के आसपास। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट देख लीजिएगा, मिनरल्स में सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, कैल्शियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, फॉस्फेट्स है, क्लोराइड्स है। ये कितना प्रेजेंस है, 1 से लेकर के 2% है। सोचो छोटा सा सेल है, लेकिन उसको बनाने के लिए कितनी कितनी चीजों का मिलके एक कंपोजिशन को बनाया जा रहा है, उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है। उसको बनाने के लिए मुझे कितनी चीजों को रिक्वायरमेंट पड़ती होगी, मतलब जो नेचर ने उसको बनाया है ना, बहुत सोच के बनाया होगा। दैट मीन्स एक भी चीज की अगर कमी हो जाती है तो अब नॉर्मल बच्चे हो जाते हैं भाई, क्योंकि मेन तो बेसिस फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ ही होती है। अगर मेन फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ ही अच्छे से क्लियर ना हो तो आप कह सकते हैं कि नहीं हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है। ठीक है, तो हमें हर एक कंपोजिशन को अच्छे से ध्यान देना चाहिए और अच्छे से उसको नॉलेज में रखना चाहिए कि नहीं ये सब चीजें हम पे देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज है, स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है। ठीक है, ग्लाइकोजन है, वो कितना है, 1 से लेकर के 2% है। तो आपको समझ में आया कि जो वाटर है सबसे ज्यादा, उसके बाद जो कंपोजिशन क्या हो रही है, काफी कम होती जा रही है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। जितनी कम चीजें हैं उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेल को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने के लिए ये सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। और जब रिक्वायरमेंट होगी तो आप कह सकते हैं कि नहीं मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी भाई। अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट देखिएगा। ये आपका प्रोटीन, अगला जो कंपाउंड होगा हमारे पास कंपोनेंट, ये क्या करता है, एंजाइम, हीमोग्लोबिन, एक्टिन एंड मायोसिन। आपने नाम सुना होगा, ये सब सारे प्रोटीन्स के नाम है, एक्टिन है, मायोसिन है। ठीक है, ये सारे प्रोटीन्स का नाम है, और ये सब हमारे बॉडी में प्रेजेंस होती है कितना, 10 टू लेकर के 15% होती है। ठीक है, 10 से लेकर के 15% होती हैं। और ये हमारे बॉडी के, आपको पता है कि बॉडी बिल्डिंग मटेरियल जो होती है प्रोटीन ही एक्चुअली होती है। अगर प्रोटीन हो तो हमारे बॉडी का सेल्स बिल्डअप कैसे करेंगे, और बॉडी बिल्डअप नहीं होगी तो हमारे पास बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होगी। तो बॉडी को बिल्डअप करने के लिए सेल्स का बिल्डअप होना बहुत जरूरी है ना, तो सेल्स को बिल्डअप करने के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट तो होगी। अब प्रोटीन की रिक्वायरमेंट के लिए हमें इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। अंडरस्टैंड? क्लियर है? चलिए, लिपिड्स, फैट्स, फॉस्फोलिपिड्स, एस्टेरॉइड्स, कितना चाहिए में, 2 लेकर 5%। न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए, आरएनए 5 से लेकर 10%। विटामिन एंड अदर्स, विटामिन एंड पिगमेंट्स लेस देन 1%, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट उससे भी कम काम चल जाता है, क्योंकि विटामिन वगैरह जो होती है बहुत काफ़ी लेस क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है। प्रॉपरली तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होती, लेकिन हाँ होती है हमेशा। बात समझ में आ गया? ये है हमारे सेल से क्या, कंपोनेंट। अब देखिए, चलिए
मेन हमारे पास इतनी चीजें थी। तो आई होप कि आप सबको आज की जो सेशन रही होगी ना अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि यार जो सेल्स होती हैं वो सेल्स किन किन चीजों से मिलके बना होता है। ठीक है, अब जो अगली क्लास होगी ना हम लोगों की, वो होगी किस पे, हमारे उस कंपोजिशन ऑफ सेल्स में जो कंटेन किया रहता है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है और साइटोप्लाज्म है, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात करते हैं, वहां की बात करेंगे। ठीक है, तो एक एक चीजों को, मतलब मैं कह सकता हूं कि आप सबके लिए कोई भी पॉइंट्स मैं मिस नहीं करूंगा कि आप कहेंगे नहीं यार ये मिस हो गया, मुझे बात समझ में नहीं है, तो मैं एक एक चीजों को बारीकी से कराऊंगा यहाँ पर। तो तब तक आप लोग ऐसे ही मस्त रहिए, चूड़ा मटर खाते रहिए नए वर्ष के लिए, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जी नमस्कार, राधे राधे।